Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. क्या हाल है? भाई मौसम कुछ अबर आलूद सा है। कराची की बात करें तो आज शाम और रात में दोबारा से बूंदाबांदी हल्की बारिश की पेशगोई की जा रही है। मुल्क भर से ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि या तो बारिश हो रही है या बारिश वाला मौसम है, और कहीं अगर ज़्यादा बारिश हो गई है, जैसे कि हमारे सरहदी इलाके हैं, जो गाँव हमारे इंडिया के साथ मिलते हैं उकाड़ा इन अतराफ़ में, वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल के बाद मामूल पर लाने के लिए ज़िंदगी को कोशिशें की जा रही हैं। रेस्क्यू का अमल भी जारी है और ये सारा सिलसिला चल रहा है वहाँ पे। हाँ, लेकिन बीच में एक ऑब्वियसली बड़ी सीरियस बातें हैं, लेकिन हमारे लिए कराची वालों के लिए डाउन साइड ये था कि कल मौसम ऐसा बना हुआ था पूरा दिन, हवा भी एक्चुअली नॉट बैड थी, थोड़ी सी नमी कम थी कि ये अभी बरसेगा या फिर हर जगह को ये फील हो रहा था कि चलो हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, कहीं ना कहीं ज़रूर हो रही होगी। लेकिन उसके बाद जब हमने कलेक्टिवली सारों ने बात की तो ये धोखेबाजी जो थी ये सारों के साथ हो रही थी, क्योंकि बारिश कहीं नहीं हुई लेकिन मौसम वाकई ऐसा था पेशगोई की जा रही है। पेशगोई कल भी थी और परसों भी थी। डू नॉट टॉक अबाउट पेशगोई। बादल होते हैं ना एट टाइम्स के, बस ऐसा लगता है कि अगर एक कॉमन पिन भी चुभ हुई ना किसी ने, हाँ, तो बादल बरसना शुरू कर देंगे। लेकिन जहाज जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बादलों को चीर रहे हैं, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पानी नहीं नीचे आ रहा। हम क्यों नहीं वो वाला सिस्टम कर सकते? वेल नॉट दैट वी नीड टू, अल्लाह ना करे, क्योंकि हमें तबाहियां भी हमने बड़ी देखी हैं, आर्टिफिशियल रेन वाला। कल कहीं बूंदाबांदी टाइप बारिश जरूर हुई, लेकिन वो भी एक झाका सा होता है कि हुई कि नहीं हुई, क्योंकि वो होते ही खत्म भी हो जाता है सारा सीन। सो इट रियली नीड्स टू रेन हियर अ लिटिल बिट। मैं बड़ी कॉशियसली ये दुआ करती हूँ, क्योंकि वी नो व्हाट कैन हैपन। हमने टॉपिक पे बात करनी है अभी, और खबर एक आई, इससे पहले भी हम इस पे तफसील से डिस्कशन कर चुके हैं। जो ऑनलाइन कंपनीज, पता नहीं कंपनीज कहा जाए या इन्हें अफराद कहा जाए, ऑनलाइन बिजनेसेस कहा जाए, जो कि फ्रॉडुलेंट तरीके से लोगों को झांसे में फंसाकर उन्हें कर्ज देती हैं और उसके बाद सूद समेत उस कर्ज की वापसी के लिए उनकी ज़िंदगी अजाब कर देती हैं। ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी अजाब कर देती हैं, बल्कि उनसे मुंसलिक जो लोग होते हैं उनकी भी ज़िंदगी अजाब कर देती हैं। उनको धमकियां दी जाती हैं, यहाँ तक कि जान के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ तक के जो मुंसलिक लोग होते हैं जिनका इस कर्ज से कोई ताल्लुक नहीं होता, सरोकार नहीं होता, उन्हें पता भी नहीं होता कि इस शख्स ने कर्ज लिया हुआ है, बस जो शख्स कर्ज दे रहा है उसे नंबर लिखवाना है, वो फ़ोन करके तस्दीक भी नहीं करते कि आप इसको जानते हैं, हम इसको कर्ज दे रहे हैं, अगर नहीं देगा तो आप इसके देनदार, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कर्ज नहीं दिया जाता वापस या डिले हो जाता है तो फिर वो नंबर काम में आते हैं एंड दे विल कॉल एब्सोल्युटली एवरीबॉडी। वो फिर आपकी जान के, लिटरली जान के पीछे ही पड़ जाते हैं। और एक हालिया एग्जाम्पल तो हमने रावलपिंडी में देखा ही है, जहाँ एक शख्स ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो नहीं दे सकता था वो कर्ज वापस उस तरह, और उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया था, उसको कॉलिंग करके वो तंग आके उसने अपनी जान ली। ये वो तस्वीर है, आपको सिर्फ बता रहे हैं। एक और दोस्त ने कर्ज लिया हुआ था और उस दोस्त को फोन किया गया कि अगर कर्ज उसका वापस नहीं करोगे तो तुम्हें भी तुम्हारा फोन हैक कर लेंगे। पता ये क्या हो रहा है? खैर एनीवे, तो यही बात हमने अभी भी करनी है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट। इनफैक्ट इसके ऊपर कुछ एक लॉ भी कल एटलीस्ट सिंध में पास हुआ है, तो बार बार हुकाम को बताया भी गया और अवाम को वार्निंग भी दी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अब कर्ज एप्लीकेशंस के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, अवाम भी मोहतात हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब इतनी ज़्यादा बात हो रही है तो थोड़े से वो भी चुकन्ने हो गए हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। लेकिन ये काम करने वालों के साथ इसे नज़रअंदाज कर देने वालों से भी मुकम्मल पूछगछ होनी चाहिए, और ध्यान रहे कि कर्ज देने के नाम पर इस्तेहसाल जो है वो कई और शक्लों में भी जारी है, जिस तरह के अभी हमने आपको काफ़ी एग्जांपल्स एक्चुअली दे भी दी है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस उन लोगों का है जिनका काम है इन फ्रॉडियों को पकड़ना और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, क्योंकि ये पहली दफ़ा सब कुछ डिस्कस नहीं हो रहा। रावलपिंडी के 42 साला मसूद की खुदकुशी के बाद सब मुतहर्रिक हो गए हैं, लेकिन ये निजी कर्जा सिस्टम के खिलाफ इमरजेंसी कानून भी हमने पास करा लिया, लेकिन ये पहले भी कई मरतबा मुतादिद फोरम्स पे डिस्कस हो चुका है। लेकिन इनफैक्ट जियो पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट कोई 3 महीने पहले इस पे तफसील से डिस्कशन हुई थी कि ये एप्लीकेशंस किस तरह से वारदातें करती हैं, मुतासरीन की कहानी क्या है, और हुकाम के लिए मशवरे हमने सब पॉइंट डिस्कस किया था, लेकिन उस पर सिफर एक्शन। ये हमें अच्छा नहीं लगेगा कहना। 11 अप्रैल को हमने ये किया था। हम सिर्फ हुक्काम की याद दहानी के लिए याद कराना चाहते हैं कि आपके लिए शायद ये सरप्राइज हो, लेकिन ये अवाम के लिए सरप्राइज नहीं है।
ट्रेजेडी ये है कि अभी भी अगर आप गूगल की किसी सर्च में चले जाएं या हल्का सा कहीं ऑनलाइन बोरोइंग मनी या कुछ भी कोई ऐसी टर्म भी लिखें तो आपको सैकड़ों ऐसी कंपनियों के इश्तिहारात ऑटोमेटिकली आना शुरू हो और जिस जाएंगे। तरह आई कि जस्ट हमने- ट्राइड इट माई सेल्फ यस्टरडे। और सैकड़ों ऐसी कंपनियां, इनफैक्ट पूरी पूरी एप्स डेवलप कर ली गई हैं। हम सिर्फ वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात नहीं कर रहे, पूरी पूरी एप्स प्रॉपर इंटरफेस के साथ एप्स डेवलप कर ली एब्सोल्युटली, गई इन पे हैं। मतलब काम हुआ है। यहाँ बंदे बैठे हुए हैं, लोग जो ये ऐप्स चला रहे हैं। इनफैक्ट आप कोई और भी यूज़ कर रहे हो, कोई और अपनी वेबसाइट वगैरह में हो, तो बीच में एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो इन्हीं चीज़ों के एड्स भी बीच में आ रहे होते हैं। सो दे आर कंपेलिंग यू एंड ट्राइंग टू मेक इट सीम कि बड़ा आसान है, और अगर आपको कोई ऐसे मसले चल रहे हैं तो हमसे पैसे ले लें। लेकिन अब आपने देख लिया पता है क्या उसी होता है। तरह का ट्रैप हमारा लग रहा है। वो जाली डिग्री स्कैंडल नहीं था कि एक दफा आपने पैसे देकर डिग्री खरीद ली, उसके और बाद सारी उम्र आपको फोन कर करके जाली डिग्री वाले ब्लैकमेल करेंगे कि हम बता देंगे, हमें Public मजीद कर देंगे पेमेंट हम। चाहिए, हम पब्लिक कर देंगे, हम जहाँ काम कर रहे हैं उसको बता देंगे। और यहाँ भी यही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वो आपके ऑलरेडी वो कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो सब कुछ ले चुके होते हैं ना। उसके बाद आप वल्नरेबल हो चुके होते हैं। अब आप उनके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। अफसोस की बात ये है कि ये बात हमें दोबारा इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि अब लिटरली मरने मारने पे बात आ गई है। मतलब लोग लिटरली अपनी जान लेना स्टार्ट हो गए हैं इस चीज़ से तंग आके। और ये तो So we ऐप्स है have to ना, reiterate. आपको पता ही है खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में पर्टिकुलरली ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, सूद का कारोबार चमक रहा है कि सोना देकर लोग अपने घर वालों का जेवर देकर कुछ पैसे उठाते हैं और सारी उम्र पैसे वापस करते रहते हैं। वो सूद नहीं ख़त्म होता, वो अच्छा, हिरासा इसमें- होते रहते हैं। बिल्कुल तफसीली इस पे बात करेंगे। मतलब कि घर के जेवरात, घर के कागजात रख के लोग मतलब घर को रखवा अयाज देते हैं खान साहब गिरवी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब शुक्रिया। अयाज साहब, हम आज भी बात कर रहे हैं, एक ज़ाहिर है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। 42 साला एक शख्स है जिसके छोटे बच्चे हैं, उसने किस जहनी अजियत से वो तोचार होगा कि उसने खुदकुशी कर ली। इससे 3 महीने पहले हमने एग्जैक्ट ये मामला आवाम के सामने, हुक्काम के सामने रखा था, इंटरव्यूज चलाए थे, रिकॉर्डेड कॉल्स चलाई थी। इस 3 महीने की प्रोग्रेस हमें बता दें, या आप लोगों ने अभी काम शुरू किया है या इससे पहले भी आपकी नॉलेज में था कि ये फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जियो का जो उन्होंने इनवाइट किया है और क्लियर करने के लिए। जी सर। मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं कि बेसिकली जो ये तमाम लोन ऐप्स कंपनीज हैं वो जो रेगुलेट होती हैं वो SCCP से होती हैं, और SCCP उनको लाइसेंस देती है जिसको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और वो जो ऐप रखती हैं वो रखते हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर या एप्पल प्ले स्टोर के ऊपर, और वहाँ से जो बॉर्डर है वो डाउनलोड करता है ऐप, और डाउनलोड करके उसके बाद वो उससे लोन लेते हैं। लोन होता है ये शॉर्ट टाइम पेमेंट लोन, कि 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ रिटर्न टाइम होता है। अब इसमें ये था कि जब ये 2015 में SCCP ने पॉलिसी जो इसको मतलब लेंडिंग ऐप्स है इनको अलाउ किया और इन्होंने लाइसेंस देने शुरू किए ना उसके ऊपर जो है ना, तो यहाँ से ये शुरू हुआ। वो अब उसके बाद जो ज़ाहिर है ये जब इश्यूज आए हैं तो उसके ऊपर SOPs भी बेहतर हुई, गूगल प्ले स्टोर ने भी SOPs बेहतर की, और हमारे पास भी जब कंप्लेंट्स आई हैं तो हम लोग ज़ाहिर है सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि वी डोंट नो कि आइदर दिस कंपनी इज़ रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, तो उसके लिए हम SCCP को रिक्वेस्ट करते हैं कि आइदर ये ऐप और या कंपनी रजिस्टर्ड है। तो इस सिलसिले में हमने 74 इंक्वायरीज रजिस्टर्ड की हैं, और इसमें हमने 17 लोगों को अरेस्ट किए आज की डेट तक जो है, और हमने 4 प्रेमिसेस जो है ना सील किए हैं जो कंपनीज़ के। अब वो कंपनीज़ क्या करती हैं कि पहले ये था कि पॉलिसी में इशू पॉलिसी ये थी कि कंपनीज़ आपकी जब वो फैक्ट शीट देती थी उसमें वो एड्रेस बुक आपकी गैलरी एक्सेस कर लेती थी, लेकिन जब ये इश्यूज़ आए उसके बाद पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट किया गया रेगुलेटरी ने भी, एंड की गूगल प्ले स्टोर 31 मई 2023 से गूगल प्ले स्टोर ने ये किया कि पाकिस्तान का अंदर से जो भी ऐप अपलोड होगी उसके पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का होना चाहिए बेसिकली लाइसेंस SCCP से। अगर वो होगा तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अपलोडेड। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि उसमें वो एक ऐप यूज़, यानी जो ऐप SCCP ने अलाउ की हुई है वही ऐप उसके ऊपर यूज़ होगी। अब जो इन आप लोगों का हमें जो क्या हम सॉरी क्लैरिटी के लिए यास खान साहब, जी, हम जरा बता घूम रहे गए हैं इन कि बातों देर में। आर गुड एप्स दैट आर वर्किंग बाय द बुक एंड द लॉ। आप डिवीजन दे रहे हैं क्या हमें कि कुछ एप्स जो हैं वो लीगल तरीके से काम करती हैं लेंडिंग एप्स, और कुछ नहीं करती हैं? क्या आप हमें ये डिवीजन बता रहे हैं?
नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ उसमें जो है ना कि हुआ कैसे। तो हुआ ये कि उससे पहले गूगल प्ले स्टोर का कोई पॉलिसी नहीं थी इसके ऊपर कि मैं कोई बंदा भी ऐप बना के उसके ऊपर रखे और उसकी एडवर्टाइजमेंट करे एंड इट स्टार्ट। अब 31 मई के बाद उन्होंने पाकिस्तान के स्पेसिफिकली ये कर दिया कि वो चलें, ऐप अब जो 31 मई के बाद एससीसीपी और ये सारे गूगल प्ले स्टोर ने अपनी कदगने लगा दी, लेकिन वो जो सैकड़ों लोग ऑलरेडी इस जाल में फंसे हुए हैं सर, हजारों की हम बात कर रहे हैं, जाहिर है उनमें से किसी ने आप तक शिकायत पहुंचाई, उन शिकायतों के ऊपर काम करते हुए आपने कुछ किया, कोई बंद हुई हैं आप, कोई छापे मारे गए, जाहिर है इनकी कोई प्रेमिस होंगी ना, इनके अड्डे होंगे, और प्रेमिस क्या कह रहा हूँ, इनके अड्डे होंगे जहाँ ये कॉल सेंटर चलाते हैं, ऑफिसेस होंगे। क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली, किस तरह से काम हो रहा है सारा? उसमें देखें कि हमारे मतलब अब ये तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। हमने जो कंप्लेंट्स आई हैं उन पर 74 इंक्वायरीज जो है ना रजिस्टर्ड की हैं, जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की हैं, और उसमें हमने जो है ना 3 FIR रजिस्टर की हैं, 4 प्रेमिसेस जो कंपनीज की हैं वो सील की हैं, 17 लोग आज की डेट तक हम अरेस्ट कर चुके हैं जो ये इन्वॉल्व थे, जो लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए जो या जो SCCP की पॉलिसीज़ को वायलेशन कर रहे थे या जो एड्रेस बुक एक्सेस करके लोगों को कॉल कर रहे थे। और हमने इसमें सैकड़ों सिम्स कवर की हैं, इनसे लैपटॉप्स की हैं, इनके मोबाइल्स की हैं जो इस एक्टिविटी में यूज़ हो रहे थे। सर 3 FIR तो कोई रेशो ना हुआ ना, इतने हजारों लोग दैट इज कंटिन्यूस प्रोसेस अभी चल रही है जी ना। अच्छा, इसको मुकम्मल इसके कलाकमा करने के लिए, इसके सद्देबाब के लिए, ज़ाहिर है हम यहाँ लोगों को आगाही वो तो हम दे ही रहे हैं, वो हमारा काम है, वो हम बताएंगे, बताते रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या सोचा है कि ज़ाहिर है ये फ्री तब है, ये फैल चुका है, ये आप एक पे क्रैकडाउन कर लेंगे 10 और निकल आएंगी बीच में से, ये बड़ा इस पे टीडियस काम करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन? उसमें हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि देखिए हमने डेडिकेटेड टीम थ्रू हमारे 15 पुलिस स्टेशन हैं जो इस टाइम पे सबसे प्रायोरिटी जो इशू है, मतलब प्रायोरिटाइजेशन में देखा जाए तो वो लोन ऐप्स है जो लोन शार्किंग कर रहे हैं, और थ्रू आउट पाकिस्तान इसके ऊपर हमने एक्शन शुरू कर दिया है ऑल ओवर द पाकिस्तान कि जहाँ और कंप्लेनेंट्स को भी कहा है कि दे कम फॉरवर्ड, दे लॉन्च द कंप्लेंट, और अगर वो कोई पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हैं या उनकी जो SOPs की आपके ख्याल में कितनी ऐप्स होंगी जो काम कर रही हैं और कितने लोग इसमें, कोई है इस हवाले से किसी ने काम किया कि ये हाँ जी इतना फैला हुआ है ये काम? ये इसमें हम SSP के साथ हम करके पूरा डाटा जो है इसमें टैबुलेट कर रहे हैं मिलके कि कितनी ऐप्स अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और कितने लोग काम कर रहे हैं वो पूरा, क्योंकि उनके पास सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल है कंपनीज की, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो 7 रजिस्टर्ड कंपनीज हैं इस वक्त तक SCCP ने जिनको लाइसेंस दिया हुआ है, तो वो हम सारा बैठ के उनके साथ काम कर रहे हैं अभी। हाँ जी ना, बाकी सब 7 रजिस्टर्ड कंपनीज का मतलब हुआ कि 7 ही हैं, 7 कंपनियां हैं जो लीगली ये लोन दे सकती हैं। मतलब हम बिल्कुल ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि आवाम भी हमें समझे। एम आई राइट? जी बिल्कुल। तो 7 लीगल हैं और उसके अलावा अगर बहुत सी हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 74 तो आप लोगों ने भी ढूंढ ली, तो वो इलीगल हैं, तो उनके पीछे जाना तो शुड बी रिलेटिवली ईजी। जी, सही है, बाकी गलत है। जी उसमें देखेंगे होता ये है कि बेसिकली मुख्तलिफ लोग जो विक्टिम्स हैं, मतलब वो कह लें कि उसके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 74 जो चल रही है उसके ऊपर, तो वो ज़ाहिर है उसमें हम देखते हैं कि क्या ये ऐप लीगल है, अगर ऐप लीगल है तो क्या वो वायलेशन तो नहीं कर रही SCCP की, और दूसरी ये जो इम्पोर्टेंट आवाम के लिए यह है कि उसकी जो तमाम लिस्ट है जो उसकी SOPs हैं वो सारी वेबसाइट के ऊपर गूगल प्ले स्टोर ने भी रखी हुई है और SCCP की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है सारी, कि आप लोन लेते हैं, आप लोन जब लेते हैं तो उसमें आप पूरी पॉलिसीज उसमें लिखी हुई हैं कि किस टाइम में आपने रीपे बैक करना है, उसमें आपकी गैलरी एक्सेस नहीं होगी, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं होगी, ऑनली जो आप अलाउ करेंगे जिस पर्सन को कि इसको अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो कॉन्टैक्ट किया जाए। जो कॉल टाइम है 7 AM to 10 PM, यानी 7 और 10 बजे के दरमियान आपको कॉल आ सकती है अगर आप डिफ़ॉल्ट किया जाएगा, और ये है कि वो रिकरिंग लोन नहीं होगा या मल्टीपल कंपाउंडेबल लोन वाला नहीं, और अगर लोन का जो एग्रीमेंट होगा वो भी पूरी फैक्ट शीट जब आप लेंगे उसमें वो लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं SOPs की फॉर्म में, तो यही उन्होंने मतलब जो SCCP ने कंपनीज को भी कहा हुआ है सबको ना, तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट जो है SCCP के उसके ऊपर अवेलेबल हैं सारी।
शुक्रिया आपका अयाज खान साहब। अभी आप डेटा कंपाइल कर रहे अच्छा। हैं, कुछ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आई होप कि ये जब इशू चूँकि आजकल हाईलाइटेड है इसलिए आपने एक टीम डेडिकेट कर दी है, लेकिन ये टीम इस पे एक तो- डेडिकेटेड ही रहे और काम होता रहे। बिल्कुल, ऑब्वियसली वो तो एक हमारी दुआ है ही, लेकिन साथ साथ एक बात इन्होंने सही भी की, जो कि अगर आप इस डेस्परेट लेवल पे आ ही गए हैं कि आपको ऑनलाइन लेना है लोन, तो देन यू हैव टू स्टडी अ लिटिल बिट। आपको खुद को भी थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा। जिस तरह ये कह रहे थे ना कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं कि जिस ऐप से आप ले रहे हैं क्या उनके पास ये सारी अप्रूवल्स हैं कि नहीं है। मतलब ये तो फिर ये बात गलत होगी ना कि दूसरों को आप ब्लेम करें। थोड़ा सा आपको पता है हर चीज़ में अपना ओनर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना ज़रूरी है, बिकॉज देयर आर लीगल ऐप्स जिनसे आपको मिल भी सकता है लोन और वो आपकी जान के शायद पीछे भी नहीं पड़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स देन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इलीगल वंस एज वेल। पता है मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग लोन थ्रू ऐप समझ ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं समझ आई, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। दुनिया बड़ी इवॉल्व कर रही है। दुनिया बहुत इवॉल्व कर गई है और दुनिया में जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने अच्छा। माइक्रो क्रेडिट्स देना शुरू किए हुए हैं। बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी एग्जांपल्स है, ग्रामीज है वहाँ पे, मतलब और भी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। लोगों को अल्टीमेटली इन फ्रॉडियों के हाथों क्यों चढ़ना पड़ता है जहाँ से ये लोन उठाएं। अच्छा, और भी बड़े तरीके हैं, आपको बता दें कि जिस तरह लोगों को फंसाया जा रहा है, तो दिस इज जस्ट वन ऑफ देम, देयर आर मैनी अदर एज वेल। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन किया है और आपको बताएं कि थरपारकर और गिरदोनवा में जो कुछ हो रहा है उस पर भी ज़रा नज़रसानी करने पड़ी। बहुत से लोगों के लिए ये शौक होगा या फिर नई इंफॉर्मेशन होगी। हमारे साथी हैं एजाज हनीफ सई, उनसे बात करेंगे। एजाज, रोजनामा जंग में रिपोर्ट शाया हुई बता रही है कि थरपारकर के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ सोने के बदले कर्ज देने की रिवायत है और इतना ज़्यादा सूद होता है कि कर्ज लेने वाला मतलब दिहाइयों इसे उतार नहीं पाता। मतलब जब उसने फिर सोना दे दिया तो इट्स गॉन। हाँ, उसके बाद फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्या है तफसील इस मामले की? देखिए, ज़िला थरपारकर हो, बदीन, ठट्टा, सिजावल समेत जो दीगर अजला हैं, वहाँ पे जो सूद का कारोबार है वो अपनी जड़ें इंतहाई मजबूत कर चुका है। सूदखोर माफिया है, वो एक तरीक़ेकार के तहत लोगों को कर्ज देते हैं जिसमें वो लोगों से उनके कीमती जेवरात, घरों के कागजात, गाड़ियों के कागजात वगैरह लेकर गिरवी रख लेते हैं। उसके बदले उनको नकद रकम फराहम करते हैं और उस पर जो है भारी सूद लिया जाता है। लोग जो हैं, उम्रें गुजर जाती हैं लोगों के, लेकिन वो सूद जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इसमें जो है निजी बैंक से उनका अमला भी मुलवस होता है, जो कि लोगों की जानिब से ली गई चेक बुक्स को कैश करवाने में अपना किरदार अदा करता है। तो ये जो सूद का कारोबार है वो अब शहरी इलाकों से लेकर देही इलाकों तक फैल चुका है। वो लोग जो सूद की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, तो थरपारकर, बदीन समेत जो ये दीगर अजला हैं उनमें कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनमें लोग जो हैं जहनी दबाव का शिकार होकर खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब उफ, दैट इज़ एक हॉरर स्टोरी ये साउंड करती है, जहां आपका ना सिर्फ सोना, आपका घर, आपकी गाड़ी, एनीथिंग जिस पे उनकी नज़र हो कि हम इसको गिरवी रख सकते हैं तो हम रख लेंगे और सूद दे देंगे। और फिर ये कहना कि बैंकों के मुलाजमीन भी मुलव्वस होते हैं। और ये जगह थरपारकर की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली लोगों को ज़रूरत होगी, गुर्बत इतनी ज़्यादा है तो वो तो कुछ भी दे देते होंगे। अच्छा, ये एजाज ज़रूर ये भी बताइएगा, ये काम हमें पता है कि ये आज से नहीं हो रहा, काफ़ी सालों से हो रहा है, तो क्या इस सिस्टम के तहत कर्ज देने वालों के खिलाफ कोई कानूनी इदारा कभी हरकत में नजर आया है, कभी कोई काम हुआ हो? जब हमने पुलिस हुकाम से बातचीत की है तो वो जो ज़्यादातर हैं इस कानून के हवाले से लाइलम दिखाई देते हैं और उनका कहना था कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुकदमा दर्ज नहीं कराते हैं। पुलिस इसमें क्या करती है कि वो लोगों की शिकायत पर सूद देने वाले शख्स को बुलाती है और उस पर प्रेशराइज करके वो रकम वापस करवाती है, लेकिन मुकदमा जो दर्ज होने की शरह ना होने के बराबर है। बहुत शुक्रिया आपका। एजाज हनीफ सही हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे थरपारकर में किस तरह से अब ये ऐप्स नहीं है, यहाँ पे ऐप्स नहीं है, यहाँ इंडिविजुअल्स हैं या एक फैमिली है या कुछ लोग हैं मिलके, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ना, इन्फ्लुएंशियल हैं। और हम पेशावर चलेंगे, रसूल दावड़, वहाँ तो लिटरली इन्फेस्टेड है ये मामला इन द सोसाइटी। बहुत ही बुरा हाल है। पूछ लेते हैं, अच्छा ये हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एक कल्चर है, बल्कि इसको कल्चर ही कह दें, कि मखसूस सरमायादार लोग या उनका कोई जो ग्रुप है इंतहाई सख्त शराइत पर कर्ज देते हैं और उसकी ना देने की सूरत में फिर आपको पता ही आगे हम क्या करते हैं। बहुत ही बुरा हाल होता है। कर्ज देते हैं। ये एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या है?
जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने बाकायदा पुलिस से भी बात की है। उनका भी ये कहना है कि ज़्यादातर ऐसे केसेस इनके पास तो नहीं आते, और जो मजबूर लोग होते हैं, जो किसी ज़रूरत की वजह से जाते हैं ऐसे लोगों के पास और उसके जाल में फंस जाते हैं, और फिर जब उनसे कर्ज़ा लेते हैं, फिर कर्ज़े की मुख्तलिफ अक़सात जो होती है उसके साथ जो तयशुदा होती है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, वो पहले से कर्ज़ लेके यानी वो गरीब बंदा होता है या वो मजबूर, किसी मजबूरी के लिए पैसे लेते हैं, तो इस वजह से वो पैसे बर वक्त अदा नहीं कर सकते। वो शराइत जब उसके साथ सामने वो शराइत पूरे नहीं होते तो लाजिम बात है फिर वो जो देने वाली पार्टी है वो इससे मुख्तलिफ डिमांड करते हैं और इसको तंग करते हैं। हत्ता कि ऐसे भी हुआ है कि लोगों ने अपने मोबाइल तोड़ दिए हैं, अपने जो सिम है उसको तोड़ दिए हैं, क्योंकि उसको बार बार काले आती है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि इनके पास ज़्यादातर रिपोर्ट्स के लिए लोग इसलिए नहीं आते कि चूँकि ये पहले से 2 नंबर धंधा होता है, तो हर किसी की कोशिश होती है कि वो पुलिस से हटकर इस केस को डील कर सके। जी अच्छा, क्या है जब लोगों को पता होता है क्या कि ख़तरनाक लोग हैं, हम फंस सकते हैं, फिर भी लोग बैंकों के पास जाने के बजाय इन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि शायद बैंक भी इतना फैसिलिटेट नहीं करते हैं, शायद क्या करते ही नहीं हैं। ये असल में 24/7 सर्विस होता है इन लोगों का। बैंक तो फिर भी कभी छुट्टी होती है और कभी वो बैंक तक रसाई भी आम लोगों की और फिर ऐसे गरीब लोगों की और मजबूर लोगों की वो मुमकिन नहीं होती। और बैंक एक किस्म के ऐसा समझा जाता है यहाँ पे कि लोग समझते हैं कि एक सरकारी बैंक है, तो इस वजह से जो मजबूर लोग हैं वो किसी मजबूरी के लिए लोग पैसे ले लेते हैं और इसकी कोशिश होती है कि वो बैंक से ना ले। और इस तरह बैंकों ने भी क्लियर कट यहाँ पे कोई इश्तिहार नहीं दिया है कि जी हम ये कर्ज़ दे रहे हैं और इन शराइत पे है। तो इस वजह से वो जो लोग होते हैं, जो इस तरह के फ्रॉडिया किस्म के लोग होते हैं, जो लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, उसकी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो यकीनन ऐसे जो लोग हैं वो इन लोगों को देखते ही फिर उससे मज़ीद बार बार, यानी हत्ता कि अगर आपने किसी से 1 लाख रुपए लिए हैं तो आप 1,70,80 हज़ार तक दे देंगे, 2 लाख रुपए तक दे देंगे, लेकिन उसकी जो कर्ज़ की जो फ़्लो होती है वो अभी भी यानी आप देते रहेंगे और उसका जो कर्ज़ा है वो ख़त्म नहीं होगा। जस्ट इमेजिन। बहुत शुक्रिया आपका रसूल दावड़, शुक्रिया। माइक्रो क्रेडिट की इतनी ज़रूरत है, मतलब एक शख्स जिसके पैरों में चप्पल नहीं है। हम बात करेंगे इस बारे में मज़ीद भी। हाँ, अभी ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, किसने टेस्ट मैच फॉलो किया है बताएं? कल टेनिस भी हो रहा था। पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका के पहले टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान के लिए अच्छी बुरी खबरों के कुछ मिक्सचर ही था। कुछ गाल टेस्ट के दूसरे रोज श्रीलंका आज पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग 242 रन 6 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। हमारे फास्ट बॉलर्स ने तो बेहतरीन परफॉर्मेंस अच्छा, मैं अच्छी बातें बताऊंगी, आप बुरी बातें बताएंगे। ओके, तो अच्छी बातों में ये बात है कि शाहीन शाह अफरीदी तवक्कुआत पर पूरा उतरे और श्रीलंकन टॉप ऑर्डर को उधेड़ कर रख दिया जी उन्होंने, और 3 विकेटें ली। नसीम शाह ने भी पूरा साथ दिया और चंदीमल की अहम विकेट जो थी वो भी उन्होंने ली। अब आती हैं बुरी खबरें। बुरी खबर ये कह सकते हैं हम कि स्पिन बॉलर्स भरपूर तवज्जो ट्रेनिंग के बावजूद मुतासर कुन परफॉर्मेंस नहीं दे सके। अबरार और नोमान भर वक्त पार्टनरशिप तोड़ने में नाकाम रहे। लेग स्पिनर अबरार 23 ओवर्स कराने के बाद सिर्फ 1 विकेट ले सके, जबकि नोमान अली विकेट से महरूम रहे। आगा सलमान जाते जाते 1 विकेट ले गए। वक्फे से बारिश और श्रीलंका के होम ग्राउंड मास्टर स्पिनर्स की मौजूदगी में ये स्कोर खतरनाक साबित हो सकता है सर्टनली। अब आगे क्या होगा? क्रिकेट के सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू, थैंक यू। सिकू, पिच का बिहेवियर आपके हमारे सामने ही है। अब तक वी हैव टू बैट ऑन द लास्ट डे, टॉस जीता है उन्होंने। क्या नज़र आ रहा है, किस तरह से हमें इस मैच को आगे लेकर बढ़ना है? देखो अब्दुल्ला, एक तो एक्सक्यूज मी, श्रीलंका टॉस बहुत अच्छा जीत गया। हमने पिच के पर इसी ग्राउंड पे लास्ट ईयर हमने 300 प्लस रन चेस भी किए हैं, जब अब्दुल्ला शफीक ने 100-150 रन किए थे और हमने चेस भी कर दिए थे। इस ग्राउंड पे ये भी हुआ है और ये भी वेरी नेक्स्ट मैच में फिर ये हुआ कि उन्होंने हमें 200 में आउट कर दिया। तो ये पिच जो है ऐसी है कि जो कि कभी भी ज़्यादा ब्रेक लेना शुरू हो जाएगी। कभी कभार आप देखेंगे जो एक इमामुल हक ने जो कैच पकड़ा है आउटस्टैंडिंग किस्म का, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डाइविंग कैच पकड़ा, वो गेंद बहुत बड़ा ब्रेक हुआ था, पड़ के उसमें बाउंस भी आया। अगर उस तरह की बॉलिंग होनी शुरू हो गई तीसरे चौथे दिन, तो पाकिस्तान को चाहिए कि कम से कम इनको रन्स करने दे। अभी भी तकरीबन 250 रन हुआ है
तो कोशिश करें कि 300 के अंदर आउट करें, इसलिए कि आखिरी दिन भी बहुत हैवी हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी टीम सिलेक्शन के लिए पर जरूर ये बात करूंगा कि जो हमारे पास बॉलर शॉट है, अभी आप लोग बॉलिंग का जिक्र कर रहे थे ना कि उसने अच्छी बॉल की फिर रुक गए बीच के अंदर, तो हमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है स्ट्राइकिंग बॉलर्स चाहिए होते हैं कि जो आउट करने वाले बॉलर होते हैं। आप नेगेटिव माइंड से सिर्फ 4 बॉलर्स के साथ नहीं जा सकते। आगा सलमान तो एक ऑलराउंडर है, पार्ट टाइम बॉलर्स, तो हमें फुल 5 बॉलर्स ऐसे तगड़े रखने चाहिए तो जो कि उनको आउट कर सके, रन थ्रू कर सके। जब So we should have a full time leg spinner. देखिए हुआ ये था कि जो पुराने सिलेक्टर थे हारून रशीद, उनको फारिग कर दिया गया है नए क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे फिंगर स्पिनर ज्यादा कामयाब होते हैं, तो जो लेग स्पिनर होता है उसको हम कहते हैं रिस्ट स्पिनर, वो अपने रिस्ट से गेन करता है, तो वो कामयाब नहीं होते। अगर पिछले साल यासिर शाह ने वहाँ 10 आउट किए हुए थे उसी सीरीज के अंदर, तो मेरे हिसाब से उसामा, बल्कि मेरे नहीं बल्कि जितने भी एक्सपर्ट है सबका ख्याल है कि उसामा जो था उसको लेके जाना चाहिए। तो उसामा नील को जो राइट आर्म लेग स्पिनर था, एक वैरायटी क्रिएट हो जाती है। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि हमारे पास देखें 145 की पेस के बहुत सारे बॉलर हैं, इसमें जमान खान भी है, हारिस रऊफ है, आपके पास एहसान उल्लाह है, हसनैन है, काफी लड़के हैं, तो हमें इनको बनाना चाहिए। अभी हमें यहाँ पे शॉट लग रहा है, शाहीन ने जबरदस्त स्पेल किया, 3 आउट किया, उसके बाद उसको हेल्प नहीं मिल सकी दूसरे एंड से। तो हमें चाहिए कि जो ये लड़के जो इतने तेज गेंदें करते हैं उन्हें पूरा सीजन खेलने को कहें। ये मैंने कल भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेक श्योर करे कि जितने भी हमारे अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं ये पूरा सीजन खेलें। सीजन से मुराद ये होती है 4 दिन का मैच, 4 दिन की क्रिकेट खेलें ताकि तगड़े हो जाएं और ये बन के निकलें। जब ये बन जाएंगे, इसलिए इनके पास पेस तो है, तो पाकिस्तान का जो अभी जो इस वक्त आपको शॉर्टेज लग रही है बॉलर की, वो कवर हो सकती है। तो इस पे पाकिस्तान अच्छा सिकंदर, स्कोर क्या होना चाहिए आपकी नज़र में जो कि ज़रा टेंशन दे श्रीलंका को, थोड़ा सा हुमा जी, ये जो इस वक्त 250 है ना, 300 से ज्यादा इनको बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर इन्होंने 350 तक पहुंच गए तो ये पाकिस्तान के लिए फिर बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। हमारे 7 नंबर तक बैटिंग है, 6 पे सरफराज आएगा, 7 पे आगा सलमान आएगा, तो बैटिंग तो हमारे पास तगड़ी है, मगर हम क्यों चांस दें। और अगर वो बराबर का मैच हो गया तो फिर हमें 250 रन करना आखिरी दिन वो भी मुश्किल होगा। मगर ये जरूर है कि हिस्ट्री ये कह रही है कि हमने पिछले साल ही यहाँ पर 350 रन भी चेज किए, मगर वो तो गुजर गया ना वक्त, वो तो खत्म हो गया। आज के दिन के हिसाब से हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम उनको रन करने दें, ताकि आखिरी दिन हमें जो है ना ज्यादा मुश्किलात। सो सिक्कू जी, अगर हम प्रिडिक्ट करें, विन प्रिडिक्टर की बात करें, तो डू यू थिंक वी आर इन अ गुड पोजीशन सो फार? अभी तो पहला ही दिन हुआ है, वैसे इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अब्दुल्ला, इस वक्त बिल्कुल मैच है ना 50-50 है, दोनों तरफ से बिल्कुल इवन है। वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके 6 आउट हुए में, और अभी पता नहीं उसने 100 कर दिया नहीं कर दिया दिनान जी ने, और वो 99 पे बैटिंग कर रहा था, मुझे इस नजर नहीं आ रहा वो। तो मैच बहुत इवन है इस वक्त दोनों तरफ से। पाकिस्तान के लिए मतलब 300 रन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, मगर कुछ कह नहीं सकते। पिच के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि अचानक ब्रेक होना शुरू हो गया और तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी रन ज्यादा करने के लिए। तो इस वक्त इवन है मैच, बस 350 तक ना जाए रन, तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच इस वक्त इवन है। All right, thank you so much. कल आपसे दोबारा बात करेंगे लगी कि इवन है एंड जो आज की परफॉर्मेंस होगी उस पर जरा कल रोशनी डालेंगे। भाई परफॉर्मेंस तो वहाँ स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने दिखाई है। हाँ, और क्या ये उन्होंने बात है। अच्छा, इस पे जरा हम तवज्जो से इस पे हम जरा तफसीली बात करेंगे, इसलिए पहले ब्रेक ले लेते हैं। बट ही वाज गुड, ही वाज वेरी गुड। भाई नोवाक जोकोविच विंबलडन नहीं जीत सके और 20 साल का उनका तजुर्बा जो था वो कल काम नहीं आया, और द 20-year-old कार्लोस अल्कराज ही टुक इट एंड व्हाट अ ब्रिलियंट मैच। बल्कि मैच ऐसा था कि मैच खत्म ही नहीं हो रहा था, आपको पता है कि कोई ऑलमोस्ट 5 घंटे ये मैच चला। अच्छा, एंड देन ही ऑब्वियसली कार्लोस पहला सेट हारे, उसके बाद देन ही मेड अ वंडरफुल कमबैक, और उसके बाद वो मैच अल्टीमेटली जीत गए। और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया कि बचपन से वो जोकोविच को खेलता हुआ और जीतता हुआ देख रहे हैं विंबलडन एंड व्हिच मेड एवरीबॉडी लाफ, बिकॉज़ ऑब्वियसली फर्क देखे ना, 16 साल का तो फर्क है दोनों में। तो इट वाज क्वाइट अ पावर पैक्ड
मैच और इनफैक्ट जब जोकोविच एंड में बोल रहे थे ना, जब बात कर रहे थे रैकेट तो थोड़ा उन्होंने सा मायूसी आंसू में भी आ तोड़ा रहे थे। था, मतलब गुस्सा भी था, क्या था वो सारा मामला, उस पे क्या हुआ फिर अल्टीमेटली, कुछ है आपको एक तो आइडिया? आप जरा देखें, एंड्योरेंस भी तो देखें ना कि मैच खत्म ही नहीं होके दे रहा, चलता चला जा रहा है एंड ऑब्वियसली ही वाज नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ रिजल्ट फ्रॉम हिज ओन परफॉर्मेंस दैट ही वांटेड एंड द अदर वन वाज बेटर एंड फास्टर। 34 विंबलडन में मैचेस जीतने के बाद ये शिकस्त का सामना सर्टनली उनके लिए ज़रा भारी पड़ा था और अल्टीमेटली यू नो वो अपने बेटे को मुस्कुराता हुआ देखकर और अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हुआ फिर थोड़ा सा आपदीदा भी हुए उनकी लेकिन आंखों क्या में ये आंसू अच्छा एंड में जब ग्रेस होती है ना, द वे दे स्पीक, क्योंकि एक्सेप्टेंस स्पीच जो थी ऑब्वियसली हारने की, वो दैट वाज आल्सो वेरी गुड जोकोविच की, वो बड़े सीजन्ड प्लेयर हैं। 16 सुने ना थोड़ा सा, मतलब इनफैक्ट मोर देन 16 इयर्स। सो आप 20 साल के बच्चे को ये इमेजिन कर सकते हैं, हमारे बच्चे कि जाके विंबलडन जोकोविच को हरा दें। हाँ, ये बहुत बड़ी बात। वंडरफुल। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ओके वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और सियासत तो हमने सुबह से की ही नहीं है, एज इन हम तो करते नहीं है, हम तो कितने सियासत चिल में की सिर्फ चल बात रहे हैं हम करते लोग, इसीलिए तो इतना मजा आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि नाउ वी आर गोइंग टू, आई थिंक थोड़ा सा आपको अप टू द स्पीड करना भी ज़रूरी होता है। इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द वीक, आपको पता तो हो एटलीस्ट कहीं आपसे कोई कॉन्वर्सेशन कर ले के भी Okay, क्या हो whatever, रहा let's है, start. तो आप अपनी 2 सेंट्स भी दे सकें, चाहे वो यहाँ जो हम आपको बताएं उसी में से कुछ 2 पॉइंटर्स निकाल लिया करें। सो या हुक्मरान जमातें आपको पता ही है अब केयर टेकर सेटअप के लिए बैठ रही हैं, बैठ गई हैं। मुख्तलिफ नामों पर गौर ख़ौज़ और मशवरे शुरू हो गए हैं। इशारा दिया जा रहा है कि अब सब फरीक बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं। पहले वो जो मार्च वार्च की बात हो रही थी ना, अब वो मेरा ख्याल है कि नवंबर अक्टूबर कहीं मामला सेटल होगा। इबाम ख़त्म ना सही, कुछ कम सेटल नहीं हुआ है। तो ईद से ज़रा पहले नवाज जरदारी की दुबई मीटिंग्स का भी एक दौर चला था, आपको याद ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और जहांगीर तरीन से मुलाकात और नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से बातचीत, JUI के मजलिस बहदते मजलिस आमला का इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये अपडेट्स हैं। और परवेज़ खटक की नई जमात के क़याम की तरफ पेशकदमी बता रही है कि इंतखाबी माहौल बन रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स, अब हम ये कह सकते हैं कि अब जो है ये सीन ज़रा थोड़ा सा सेट हो गया। वज़ीर आज़म ने तो मुस्लिम लीग नून की सिग्नेचर जो लैपटॉप तकसीम वाली तकरीबात के ज़रिए एक तरह से इलेक्शन मुहिम शुरू भी कर ली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नवाज शरीफ को मुझे वोट दें, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हकायक पर मबनी तस्वीर, इन्हीं हकायक के ऊपर आपने फैसला करना है और फिर जो भी आप फैसला करेंगे हम उसको दिलो जान से मानेंगे। जिसको भी आप आगे लेके आएंगे उसको हम तस्लीम करेंगे। अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। सो अगली इलेक्शन और उसके लिए मुहिम का आगाज़ तो आपने सुन लिया। अगर आपने गौर से सुना हो तो वज़ीर आज़म ने इशारा भी दिया कि उनकी पार्टी की जानिब से वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार कौन होगा ये तो पता लग गया है। पीपल्स पार्टी भी बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पूरी उम्मीद है और नज़र आ रहा है कि सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी में हैं। उसूली तौर पर ये इलेक्शन अक्टूबर ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में होने हैं। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन का प्लान क्या बनता है। अब सर्टनली इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा अहम किरदार है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं वज़ीर आज़म के मुशीर और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसमंद कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वज़ीर आज़म की जरदारी साहब से मुलाकात से मुतालिक इत्तला है कि निगरान सेटअप के क़याम के लिए बाकायदा मुशावरत का अमल जो है वो डेफिनेटली अब तो शुरू हो चुका है। तो जो फ़िज़ा इस वक्त हुकूमती जमातों के दरमियान है, थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे, लेकिन अच्छा शगुन है कि गुफ्तगू के चैनल जो हैं वो ओपन है, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते से लग रहा था जैसे कोई टेंशन भी चल रही है। तो आप समझते हैं कि निगरान जो फैसले अब बन रहे हैं, इस बार सियासतदान खुद कई इलेक्शन कमीशन को ही ये काम करना पड़ेगा या फिर कब ये इलेक्शंस होंगे ये फैसला आपस में बैठ के कर लेंगे? ये सारा आगे जाएगा किस तरह? ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा या सियासतदान तय करेगा? हाँ, बेसिकली इन अ नटशेल।
बहुत शुक्रिया जी। निगरान सेटअप का इस वक्त मशावरती अमल यकीनन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शुरू कर दिया होगा, बस में कुछ 2-3 हफ्ते ही बाकी हैं नई गवर्नमेंट में। तो जब सियासी इत्तेहादी मिलेंगे तो नेचुरली उस पर डिस्कशन तो होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि उसके ऊपर वहाँ डिस्कशन क्या रही। वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने इत्तेहादियों से मशवरे के बाद फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी मशवरा करेंगे और यकीनन इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी अगर जो फैसला है वो सियासी लोग ही करें। अच्छा कायरा साहब, इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान तो कमीशन को ही करना है, लेकिन इससे पहले ही हुकूमती जमातें कुछ इस्लाहात भी चाहती हैं। फिर नई हल्का बंदियों वाला मामला भी आपको पता ही है कब से चल रहा है। ये सब कुछ हुआ तो इलेक्शन कमीशन से अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करा देने की उम्मीद रखी जा सकती है। वुड दैट बी इवन रियलिस्टिक? देखिए, इलेक्शन इस्लाहात तो चंद दिन में हो सकती हैं और होनी चाहिए। उसकी बुनियाद पे तो इलेक्शन डिले हो ही नहीं सकता। इलेक्शन इस्लाहात के लिए कोई कंपलसरी भी नहीं है। पहले वाली जो इलेक्शन रूल्स हैं उसी के तहत इलेक्शन होना चाहिए, और अगर सियासी जमातें समझती हैं, जो कि दुरुस्त है कि समझती हैं, तो फिर उनको चाहिए कि फौरी तौर पे इस पर बैठ के मशावरत करें और कानून साजी कर लें। जहाँ तक हल्का बंदियों का है, वो तो जब तक नई मरदमशुमारी नोटिफाई नहीं होती, नई हल्का बंदियों का तस्वर ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पे प्रोसेस शुरू कर चुका है, और एक आध दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने जो मरदमशुमारी के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पर वजाहत की है कि अप्रैल में मरदमशुमारी फाइनल होनी थी। अगर उस वक्त अप्रैल मई जून में कहीं फाइनल हो जाती तो फिर तो ये मुमकिन था, क्योंकि उसके लिए हल्का बंदी करने के लिए 4 महीने दरकार हैं इलेक्शन कमीशन को, और इस बुनियाद पे इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। नई मरदमशुमारी अगर नोटिफाई हो जाती है, उससे पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से जो है वो पास हो जाती है, फिर भी कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसके लिए सीटें एडजस्ट करने के लिए भी आईनी तरमीम की ज़रूरत है। वो कि मेरा ख्याल है कि नहीं है, बट अगर उनका ख्याल दुरुस्त ना भी हो तो भी उसके रास्ते में भी बहुत सारी दीवारें हैं कि सारी जमातें उसको एक्सेप्ट करें, वो नोटिफाई हो जाए, और फिर कोई बंदा जाके, कोई सुबह जाके अगर इलेक्शन के में अपने सुप्रीम कोर्ट में कोई बात करे तो शायद कोई रास्ता खुले, लेकिन वो बहुत महदूद उसका स्कोप है। अच्छा कायरा साहब, आपका अपना ओपिनियन क्या है निगरान सेटअप के हवाले से? ये भी हम जानना चाहेंगे। आपसे कोई नाम चले नहीं पूछते, लेकिन क्या आपकी राय में इस बार निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसी साहब जज या ब्यूरोक्रेट ही को लगाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कोई सियासी शख्सियत भी हो सकती है? जो सियासी ओहदे हैं ये सियासतदान ही चला सकते हैं, उन्हीं का काम है। मुल्क का सबसे बड़ा सियासी ओहदा वज़ीर-ए-आज़म का है। उस पे किसी जज, जर्नैल या ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट या कोई जर्नलिस्ट या कोई कारपोरेट सेटअप का बंदा अगर लगाया जाए तो ये उस ओहदे की भी डिस्ग्रेस है, और वो काम भी नहीं कर सकता। इसलिए कि जिस तरह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज साहब की सीट खाली हो तो उस पर आप किसी बंदे को उठा के, मेरे जैसे को आप कहें कि आपको जज लगाते हैं, तो मैं वहाँ क्या इंसाफ कर पाऊंगा? मैं बातें तो कर लूंगा लेकिन इंसाफ नहीं कर सकूंगा। इसी तरह किसी और महकमे में किसी इंतजामी ओहदे पे अचानक किसी जज साहब को बिठा दिया जाए जिनको तजर्बा ना हो, तो वो काम नहीं कर सकेंगे। ये जो सियासी काम है, और वो भी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी है, भला इनके पास बिल्कुल थोड़ा काम होगा, लेकिन इसके बावजूद उस ऑफिस के बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सो मेरी दानिश में प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो, इसके अंदर तो बिल्कुल सियासी लोगों को आना चाहिए, दूसरों के लिए ये रास्ते नहीं खुलने चाहिए। बेसिकली आप कह रहे हैं कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। इतना कायरा साहब हैज अ थिंग अगेंस्ट जर्नलिस्ट, यू नो, केयरटेकर सेटअप में मुझे लगता है। क्यों उन्होंने मतलब ये वैसे तो वो सारों का ये कह रहे थे कि जिसका जो काम होता है उसको उधर ही बैठना चाहिए, व्हाई यू नो मूव इट अराउंड।
तो आपने पर्सनली ले लिया? टेकर से पर्सनली नहीं लिया मैंने। आप भी चाहते थे कि आपका भी नाम इस फहरिस्त में हो? आप चाहती हैं वैसे केयर टेकर से? नो थैंक यू, मैं तो ये खबर नहीं देना चाहती। आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाके पॉलिटिक्स करूँ। थैंक यू, लेट अस मूव ऑन। और मूव ऑन करते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे, जो कि नहीं चले इतनी इंटरेस्टिंग नहीं। मैं कुछ और बात करने लगी थी लेकिन लगता नहीं है। आप बता दें। अच्छा जी, कुछ हाँ, हमारे पास वो मेहमान जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं अभी वो नहीं है, तो इसलिए वो आगे चल कर हैं। अब हम बेसिकली डिसाइड कर रहे थे एक मेहमान से हमने बात चलिए शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लेते हैं ना। ये जरा न्यूट्रल बात होगी और ऑब्वियसली एवरीबडी लव्स क्रिकेट एंड शाहीन शाह को तो सारे ही पसंद करते हैं। तो कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में धुआंधार वापसी हुई है गाल टेस्ट में। जैसे कि आपको पता ही है, शाहीन अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी बनाने का संग मील जो है वो अबूर कर लिया। आपको याद है ना, फ्राइडे को हम ये कह रहे थे कि अभी उनकी 99 हो चुकी हैं, ही हैज टू गेट ऑन विद द 100, तो अब वो 102 पे मेरा ख्याल है बात चल रही है। नहीं अभी इस मौके पे उन्हें पेश किया गया। मोहम्मद रिजवान को कोई रिवायती अंदाज में तकरीर करते हुए भी हम देख रहे थे, वो देख रहा था मैं सब कुछ। अच्छा, इस पे वैसे ये बड़ी आपने बात की है, इस पे हम कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात जो हम जियो पाकिस्तान में अक्सर एक इशू पर बात करते रहते हैं, उस पर बात करते हैं, वो है कि जी पढ़ी लिखी प्रोफेशनल डिग्री वाली ख़वातीन जो हैं वो मुल्क की तरक्की में हिस्सादार बनने में मतलब क्यों आगे नहीं आती हूँ, वो रुकावट क्यों एक रहती है। तो कल सियालकोट में लैपटॉप तकसीम की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी राय इस हवाले से दी। क्या कहना था उनका, लेट्स सी। मुझे इसका इल्म है कि जब मैं पंजाब में खादम था तो मुझे इल्म है कि एक कौम की बेटी को किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज या और दूसरी जो दरसगाहें हैं, तिबी जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, एवरेज सरकारी मेडिकल एजुकेशन सेंटर्स की बात कर रहा हूं, एवरेज उस जमाने में 7 लाख रुपए लगता था, अब तो उसकी लागत बहुत बढ़ गई है। ये कौमी वसाइल से सब्सिडाइज तालीम कौम की हजारों लाखों बच्चों और बच्चियों को इन सरकारी मेडिकल स्कूल में मिलती थी। लेकिन होता क्या है, जहां पर हमारी कौम की बेटियां डॉक्टर्स बनकर दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत करती हैं और उनके लिए दिन रात अस्पतालों में वो अपनी खिदमत अंजाम देती हैं और दीन और दुनिया दोनों कमाती हैं, वहाँ पर ये भी गलत नहीं है कि जब हमारी बेटियों की शादियाँ होती हैं तो फिर वो घर में बैठ जाती हैं और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। इसको हमने ये टैबू है, इसको हमने ख़त्म करना है। और तमाम बच्चियों को जो तालीम हासिल करती हैं, अगर डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको सबको मैदान में, अमली मैदान में आना होगा, वगरना ये तरक्की का पहिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं घूमेगा, आधा घूमेगा। सरकारी कॉलेजों में जाकर, यूनिवर्सिटियों में जाकर मेडिकल या इंजीनियरिंग इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री जिस पे हुकूमत के लाखों रुपए खर्च होते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता, कोई चेक एंड बैलेंस होता है दैट फॉर द नेक्स्ट 5 years or 10 years you have to work, you have to give back। कोई लाना पड़ेगा जिस सिस्टम। तरह के जब आप बाहर, आपको जब स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है बाहर, उनके बॉन्ड्स होते हैं कि आपको काम करना है वापस आके, वो यू हैव टू प्रूव इट। तो हमारे यहाँ भी ये सिस्टम होना चाहिए, वरना एक ठप्पा लगवा लिया जी डॉक्टर है, वो लिटरली 4 साल की डॉक्टरी होती है, वो हाउस जॉब भी नहीं होती, लेकिन ठप्पा लग चुका होता है और वो फिर डॉक्टर बहू बन के चली जाती है। वो जहेज में उनकी डिग्री जारी होती है साथ में, और मोहल्ले वालों को बताया जा रहा होता है कि हमारी बहू तो डॉक्टर है, क्योंकि हम भी डॉक्टर थे और हमारे मियाँ भी डॉक्टर थे, हमारे बच्चा शायद डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन हमें बहू डॉक्टर ही चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सका और हमने टिल का जोर लगा दिया, उसकी जिंदगी अजाब कर दी और अब हमें डॉक्टर बहू। ये वही बातें होगी ना, वी हैव टू गेट ओवर दिस ठप्पा कल्चर, और बस की शोशा के लीजिए हमें डॉक्टर करना, काम कोई नहीं करना। काम करो तो डॉक्टर बनो, वरना बन क्यों रहे हो, वरना अगर वही जाके एंड में करना तो डोंट देन एंड ऑल दोस गर्ल्स हु देमसेल्फ, जिसमें उनके इन-लॉज का कोई कसूर नहीं होता, वो खुद इतनी कंप्लेसेंट हो जाती हैं कि उन्हें खुद नहीं कुछ करना होता। ये भी होती हैं बच्चियां ऐसी। सो थोड़ा सा असर्टिव हो। मेरा ख्याल है कि कोई पढ़ाई करनी, जब आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिले ना, इस पे ही नहीं कह रहे कि जी वो सरकारी अस्पतालों में जॉब करें, बाहर ना जाएं, ठीक है जी, किसी ने एमएलई करना है, प्लैब करना है, जो भी जाए, उसको अपने कोई प्रूफ सबमिट करना हो
कि जी हाँ आई एम वर्किंग, आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में भी एक करे। आइडिया ये हो सकता है कि जब आपने 4 साल अपने डॉक्टरी के कर लिए, वो हाउस जॉब वाला जो पीरियड है ना उसको 3 साल का होना चाहिए, उसके बाद आपको आपकी डिग्री मिलेगी। यू हैव टू वर्क फॉर अ फ्यू ईयर्स देन यू गेट योर डिग्री, वरना यू आर नॉट अ डॉक्टर। तो कुछ इस किस्म के, मतलब दिस इज जस्ट अ सजेशन, कुछ इस किस्म की चीजें करें ताकि काम शाम निकले भाई। इट कैन बी एनीथिंग, यू नो, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के तौर पे आपको कुछ सबमिट करना हो कि भाई हाँ मैं घर नहीं बैठा हुआ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं डॉक्टर मतलब कहीं भी दुनिया के किसी, इसमें मैं नहीं चाहता कि बच्चियों को अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए रोकी जाए, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके अगर डॉक्टरी करना चाहते हैं करें, क्योंकि ये बार बहुत सारे डॉक्टर बाहर से पढ़ के आके टाइम इन्वेस्ट करके वापस आकर पाकिस्तान में ही सर्व कर रहे हैं, मतलब देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। हाँ वो भी कर रहे हैं। सो ये नहीं है कि हमें डिस नहीं कर रहे हैं उन लोगों को, कुछ यहाँ से पढ़ के चले जाते हैं, वो वापस भी आते हैं और फिर सर्व भी करते हैं अपने लोगों को। आई थिंक दे गेट द मैसेज। ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी, बरतानिया की प्रिंसेस डायना से मंसूब डायना अवार्ड्स दुनिया भर में उन नौजवानों को दिया जाता है जो कि ऐसा काम कर रहे हो जो मजमूई तौर पर माशरे की बेहतरी के लिए हो, और इस बार भी कई पाकिस्तानी नौजवान जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है, और उनमें से कई पाकिस्तानियों काफ़ी दफ़ा हमने बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्चे होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं। तो इस बार जी वन ऑफ द रेसिपिएंट्स इज़ ईशा मेहताब, और यूं तो ईशा जो है वो सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्में बनाने समेत बच्चों के लिए फंड रेजिंग भी करती हैं, और ना जाने क्या क्या करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। लेकिन जो सबसे स्पेशल काम है उसका नाम है द मिरर। द मिरर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ख़वातीन की नफ्सियाती मसाइल डिस्कस करने की एक जगह है जहाँ राजदारी की मुकम्मल ज़मानत दी जाती है, और इस वजह से इनको रिकग्निशन मिली है। और पता है क्या, ये बड़े ही यंग उम्र में जो बच्चे ऐसा कुछ सोचते हैं और कर बैठते हैं, उनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। ये 5 साल पहले शुरू हुआ था व्हेन ईशा वाज जस्ट 17 years old. So ईशा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड कंग्रेचुलेशंस, ज़बरदस्त। अच्छा अब ये बताइएगा कि 17 साल की उम्र में हम बच्चियों से एक्सपेक्ट नहीं करते यूजुअली, वैसे हमारे बड़े अच्छे बच्चे भी हैं जो बड़ा सोचते हैं और बड़ा काम कर रहे हैं कि भाई वो इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे या इनिशिएटिव लेंगे या एटलीस्ट मेंटल हेल्थ के बारे में इतने सीरियस होंगे कि वो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म ही बना लें। सो क्या आपका कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का ये प्रोजेक्ट था जिसको आपने फिर आगे परस्यू किया, या फिर आपने खुद ये सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? जी थैंक यू सो मच। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट नहीं था, ये an incident happened with me while I was street harassed and groped by the same man 2 times at the same spot. और उस वक्त मैं 17 years old की थी, and I realized that you know this is the space जिसमें हम बड़े हो रहे हैं, especially young girls. So I talked to a lot of women around me, I talked to people around me who were going through the same thing, and surprisingly काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ और लड़के भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं seriously. तो we decided कि we should not wait for other people to help us. हम एक प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं जिसके अंदर we can give women the confidence to speak to each other, और वहाँ से the mirror began in 2017, and yes, that is the reason why we began. It was because we were angry and हमें we wanted to do something. हमें ये इंटरेस्टिंग बात लगती है क्योंकि खुद के साथ कुछ हुआ हो और कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए इस किस्म का प्लेटफॉर्म, तो उसकी कन्विक्शन भी बड़ी स्ट्रॉन्गर, एंगर को, उस रेज को एक पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट करना। तो व्हाट डज द मिरर डू एनीवे, तो उसके ज़रा एक्सप्लेन करें। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल गैदर टू व्हाट डिस्कस इट, किस तरह ये बात आगे जाती है फिर? Okay, so the Mirror is a gender rights activism and youth-run NGO, student-run है. We work at many different programs and different domains like social, education, legal, financial and emotional. सारे aspects हम cover करने की कोशिश करते हैं. And one of our main aims is to spread the knowledge of harassment through education. So we have went to schools, public, private, और वहाँ पे हमने बच्चों को education देने की कोशिश की है, and we have done that very successfully for over 400 students, where we try to teach them of what self defense is, आपको इसकी क्यों ज़रूरत है, what is harassment, what is good touch, what is bad touch, और आपको इस तरह
इसको किस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो बिकॉज पीपल डोंट रियली नो कि बच्चे, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक उन्हें पता नहीं होता कि उनके साथ इस तरह की कोई चीज़ हो रही है. सो दैट वाज आवर मेन एम, ताकि हम बच्चों को सिखा सकें कि दिस इज़ आपने इस तरह अपने आप को सेफ रखना है और इस और तरह कितना ओपन था है दुनिया. हम आपका हमारा ये माशरा आपको ये एजुकेशन बच्चों को देने में, अपना आपको अलाउ करने में कि अच्छा जी आप स्कूल आए, आप ये बच्चों को बताएं, पढ़ाएं. हम तो यहाँ पर ढिठाई के साथ लगे हुए हैं सालों से ऑन टेलीविज़न, जिसमें हम बच्चों को वीडियोस भी दिखाते हैं, बताते भी हैं क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, क्या हरासमेंट है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है. लेकिन हम तो यहाँ स्क्रीन पे हैं, आप फिजिकली में जा रही हैं, आप फिजिकली लोगों से मिल रही हैं. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? Honestly, I'm really happy you asked this, क्योंकि पाकिस्तान में we still need a lot of push. क्योंकि schools तो आपको, मैंने हमारी टीम ने schools को calls वगैरह करने की कोशिश की और काफ़ी schools ने तो फ़ौरन reject कर दिया था हमें कि आप नहीं ये पढ़ा सकते और ये चीज़ें हमें नहीं पढ़ानी. और कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को ये नॉलेज से डर रहे होते हैं. तो हमें फ़िलहाल बच्चों को नॉलेज के साथ साथ पेरेंट्स को भी नॉलेज देने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को ये वाली एजुकेशन देना कितना ज़रूरी है. एंड उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द नॉलेज फॉर मेंटल हेल्थ, क्योंकि एज यू नो बच्चों को उसकी नॉलेज भी नहीं दी जा रही इन फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल्स. सो येस, सो टू स्पीक द मिरर रियली फोकसेस ऑन एजुकेशन द मोस्ट, बट वी हैव अ लॉट ऑफ काफ़ी ज़्यादा अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम अब डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं. लाइक जिस तरह आपने बात की, ब्राउन गर्ल सपोर्ट प्रोग्राम हमारा है जहाँ पे हम यंग गर्ल्स को जमा करते हैं. इट्स कॉल्ड it's basically a support group with licensed psychologists, ताकि वो लड़कियां उन चीज़ों के बारे में बात कर सकें जो वो किसी और के साथ नहीं कर पा रही. सो या इस तरह की सारे हमारे प्रोग्राम्स रहे हैं मेरे में. अच्छा, इसको आप, अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है, काफ़ी अरसे से आप ये रन कर रही हैं, अवेयरनेस देना बहुत बड़ी बात है और खासतौर पे दीज आर द टफ कॉन्वर्सेशंस दैट पीपल समटाइम्स डोंट वांट टू हैव विद इवन देमसेल्व्स और देयर चिल्ड्रन. सो वी गेट इट, बड़ा मुश्किल होगा. लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप भी होता है, हरास कोई हो जाए, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, दे नीड गाइडेंस, दे नीड ट्रीटमेंट, उस तरफ भी आप लोग लेके जाते हैं बात को? जी, we definitely do. The Mirror was also a winner of a very huge funding project, which was UK से हमें funding मिली थी, where we were able to curate पूरा एक curriculum हमने develop किया था ताकि हम लोग इसकी information सिर्फ sessions ना करें, हम लोग इसको formal governmental level education में लेके जाएं ताकि वहाँ से बात ज़्यादा खुलनी शुरू हो जाए. So this is a very big effort that still needs to be done, and we need everyone's support, the government support, and the privately associated schools. उनकी सबकी सपोर्ट हमें फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है टू मेक श्योर कि हम इसको ज़्यादा फोकस से काम कर सकें. बिकॉज हम जितना भी कोशिश करें, वी कैन नॉट रीच ऑल ऑफ द स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान अगर हम अपनी पर्सनल एफर्ट्स करें. बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, वी आर स्टूडेंट्स एंड वी आर यूथ वर्कर्स. सो वी नीड द सपोर्ट ऑन अ वेरी नेशनल स्केल ताकि हम इसको ज़्यादा सीरियसली इम्प्लीमेंट कर सकें, विच पाकिस्तान रियली नीड्स. ऑलराइट, वंडरफुल, गुड लक फॉर द फ्यूचर. बहुत शुक्रिया आपका. बहुत आला आपने काम किया और ऑब्वियसली रिकग्निशन भी आपको उसकी मिली है. इस किस्म की अगर हमारी यूथ है तो वी रियली सी, यू नो, जिसको कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि कोई अच्छा काम हो रहा है. एक इशू जो हम डिस्कस करते रहते हैं और जो डिस्कस करते रहेंगे जब तक हमें एक्चुअली इस सिलसिले में कोई मेजर चेंजेस नज़र आना ना शुरू हो जाएं, और जब वो होंगी तो उसकी तारीफ़ भी करेंगे. और यहाँ छोटा छोटा चेंज जो आता है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं. लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इस शहर की किस्मत नहीं बदल रही है. कराची शहर की हम बात कर रहे हैं. और बात हम ये क्यों कर रहे हैं, आपको बता दें कि बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने मिनी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले कराची को दुनिया के 5 सबसे कम काबिले रिहाइश शहरों में से एक करार दे दिया है. यानी कराची का दुनिया के 173 समझे काबिले रिहाइश शहरों में से उस फहरिस्त में नंबर क्या आया? 169. अंदाजा करें आप जरा. तो हमसे कितने हमसे सिर्फ 4 ही शहर नीचे है ना, बिल्कुल टॉप बॉटम 5 में हम आए हैं. बॉटम 5 में हम आए हैं बेसिकली.
सो कराची का मजमूई स्कोर है 42.5। एहसास तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ शहर में सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल सामने आई है, जहाँ इसका स्कोर 20 रहा, जो 2022 के नंबर जैसा है, जिसका मतलब यह है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान शहर की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई है। मतलब हम जो मजाक में कहते हैं कि कराची का हर शहरी जंग लड़ रहा है, तो वाकई ऐसा है। ये रिपोर्ट तो एटलीस्ट ऐसा ही बताती है। इस दफ़ा मैंडेट भी दिया है। अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करें, कराची में पीपल्स पार्टी को लोगों ने वो क्या प्लान्स रखते हैं, सर्टनली उनकी सूबाई हुकूमत भी है, तो रिसोर्सेज का भी इशू नहीं होना चाहिए और मौका भी अच्छा है कि अपने आप को प्रूव करें कराची वालों के सामने। मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, मेयर कराची। मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत वी हैव हाई होप्स फ्रॉम यू, क्योंकि जब भी हमारी आपसे बात हुई है तो हमें लगता है कि आपको इस बात का इदराक है, आपको समझ आ रही है दैट अ लॉट नीड्स टू बी डन। ऐसी लिस्टें जब निकलती हैं, द इकोनॉमिस्ट इज़ अ वेल रिप्यूटेड मैगजीन, जिसमें हमें उस कैटेगरी में रखा है जहाँ ट्रिपली, डमास्कस, मतलब हम अपने आप को उससे बहुत आगे समझते थे, लेकिन इन अमेनिटीज़ को देखा जाए तो हम बिल्कुल उनकी तरह ही हैं। हाउ डू वी चेंज दैट? थैंक यू, आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करने के लिए। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कराची जितना बड़ा शहर है, उस शहर के मसाइल भी बेपनाह हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है, उसमें विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू द मैगजीन मेरा थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हैविंग अप्रिशिएट द फैक्ट कि इसमें है मसाइल, लेकिन इस तरह मैं इससे इत्तफाक नहीं करूँगा। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि जो ये रिपोर्ट है, इसके क्राइटेरिया को जाके पढ़ें और उसके ब्रेक डाउन जो है उसको भी पढ़ें। अगर आप उस ब्रेक डाउन को पढ़ते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट इशूज हैं जिसके ऊपर दे हैव ग्रेडेड कराची वेरी वेल। एक हेल्थ का इशू है, एक एजुकेशन का इशू है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने बेहतरी की निशानदेही की है। जो हमारी ग्रेडिंग खराब है वो कुछ ऐसे इशूज हैं जो कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जब वो ग्रेड कर रहे हैं तो उनके पास क्या बेंचमार्क है कि किसी शहर को कैसे आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाइज जज कर सकते हैं? वो तो मुल्क की बात की जाती है। फिर वो कहते हैं सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। चलिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू रिकॉल कि इसी कराची शहर में 12 मई 2007 का वाकया हुआ था, जब सड़क पर दिन दहाड़े लोगों को मार दिया गया था। इसी शहर के अंदर बल्दिया फैक्ट्री का वाकया हुआ था, जब लोगों को जला दिया गया था। एक ज़माना था जब ये शहर जो है गालिबन यूज्ड टू बी द 5th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड। आज ये शहर की अगर उसी क्राइम इंडेक्स के हिसाब से आप देखते हैं तो हमारी सिचुएशन ये कि वी आर नॉट इन टॉप 10, वी आर नॉट इन टॉप 50, वी आर नॉट इन टॉप 100. We've come down, our security index has improved and we are probably at 130 or 132, right? So the law and order situation has improved. लेकिन जिस ज़माने में 12 मई का वाकया हुआ, जिस ज़माने में बल्दिया का वाकया हुआ, तब आपको इस तरह की सिक्योरिटी के हवाले से कोई ग्रेडिंग नज़र नहीं है जहाँ पे कराची को लीस्ट लिवेबल सिटी डिक्लेयर किया हो। सिमिलरली वो कहते हैं शहर का मौसम ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट फ्रेंडली टूवर्ड्स टूरिस्ट। अगेन हुमा विद ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, आप मुझे बताइए इंतजामिया और हुकूमत का क्या लेना देना है मौसम से? क्या वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कराची बीइंग अ ड्राई सिटी? तो मैं जहाँ जहाँ खामियां हैं उसको हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे अंदाजा है कराची के अंदर पानी के मसाइल हैं, पानी के अंदर सेवरेज के मसाइल हैं। responsible for planting trees, for cutting down the trees, for making green spaces, so we are all responsible for that. थोड़ा सा तो हम उस मौसम जो हमें दिया गया उसको बेहतर कर सकते थे। मैं आपकी बात सही है, खामियां तो हैं, उन इश्यूज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कराची जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इसकी ग्रेडिंग की गई है उस पर मेरा अपना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं समझता हूँ कि हमें एज प्राउड कराचीआइट्स उस चीज़ को कन्वे करना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन नहीं है, ऑल इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं कहता हूँ कि जी पानी हमारा मसला है, बट पानी के ऊपर कोई ग्रेडिंग नहीं की गई इसके अंदर। सेवरेज हमारा मसला है, उसके ऊपर कोई ग्रेडिंग नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ जो प्रायोरिटी एरियाज हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, कराची की नई इंतजामिया के लिए, वी आर माइंडफुल ऑफ दैट और इंशाल्लाह उसके अंदर आप ईद से पहले हमने आपको जहमत दी थी और अब थोड़े दिन बाद आपको जहमत दी है। आपने आई होप कि इस दौरान अपना कोई होमवर्क कंप्लीट कर लिया हो या एटलीस्ट देख लिया हो या कोई डायरेक्शन आपने तय कर ली हो कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। पानी का मसला है, सीवेज का मसला है, सड़कों का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले अस्पताल हैं, अब्बासी शहीद टाइप, आपको पता है उनका क्या हाल है। सो व्हाट हैव यू थॉट?
अब्दुल्ला, जब मैं ईद पे आपके पास आया था तो उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ईद उल अजहा कोऑपरेशन था। और आपने देखा कि बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन ईद उल अजहा पे अब की बार वो खराब सिचुएशन नहीं हुई। इंतजामिया ने काम किया, हरकत में थे, तभी रिस्पॉन्ड कर पाए, कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़े। अभी बारिशों का चैलेंज हमारे सर पर है, अगेन उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड अवेलेबल होंगे ताकि मसाइल को हल कर सकें। जो पानी के मसाइल हैं उसमें बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि एक तो सप्लाई शॉर्ट हमारे पास, जो कि हमारे पास डैमों के पास से आती है, दूसरा पानी की चोरी है और पानी की लीकेज है। पानी की चोरी के खिलाफ, इलीगल हाइड्रेंट के खिलाफ हमने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है एंड ओवर द वीकेंड तकरीबन कोई 20 हाइड्रेंट हमने तोड़े और FIR हमने उसकी काट के एरिया को हमने क्लियर किया है। इसी तरीके से जो पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए एक हब डैम से नई लाइन लानी है, वाटर रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमने होमवर्क किया हुआ है। वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन दैट। जो सेवरेज का मसला है उसके अंदर हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद से हमने वो ब्लू व्हीकल, सक्शन व्हीकल जिसको कहते हैं, वो की थी जो कराची में इस वक्त 68 है, मजीद 38 हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। 31 जुलाई तक वो आ जाएंगी। वो जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि जहाँ जहाँ आपकी सर्विस लाइन चोक होती है आप उन गाड़ियों के जरिए उन चोकिंग पॉइंट निकाल पाते हैं। आप याद होगा एक जमाने में वो जो जमादार होता था वो रॉड उसको क्लियर करता था। That's right, and that was very inhuman practice, और अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। कहने को तो ऑब्वियसली हो सकता है ये इलेक्शन ईयर है, पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली अपनी परफॉर्मेंस के ही बेसिस पे चाहेगी कि उनको वोट मिले। हम चाहते ये हैं मुर्तज़ा कि कराची वालों को भी नज़र आए ये बेहतरी और दुनिया को भी नज़र आए। सो इट डज़ मैटर टू अस। ये जो डिफरेंट सर्विस होते हैं थ्रू रिप्यूटेड मैगजीन्स, तो इस हवाले से लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो बेहतर हो जाए तो मेरा ख्याल है हमारा नंबर काफ़ी ऊपर चला जाए। और उसमें सेफ सिटी कैमरे बड़ा आम किरदार अदा कर सकते हैं सर। अच्छा, इसलिए देखिए दो पार्ट हैं। सेफ सिटी के पॉइंट से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, वो काम होना चाहिए, तेजी के साथ होना चाहिए और आइंदा चंद हफ्तों में आपको उसमें एक अच्छी खबर मिलेगी कि ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट हो गया है कराची में सेफ सिटी के हवाले से। लेकिन जो दूसरी बात है, जब आप कहते हैं ना कि कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आप एक बड़ा चैनल है, व्यूअरशिप है, जब आपके चैनल से ये बात जाती है तो जो भी हमें देख रहा होगा वो भी परेशान होता है कि जैसे पता नहीं कराची में बहुत खुदा न खास्ता सिचुएशन खराब है। कराची में अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाकयात, बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात, टारगेट किलिंग के वाकयात, एक्सटॉर्शन के वाकयात उस तरीके से सुनने में नहीं आते। तो मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। जहाँ हुकूमत परफॉर्म बेहतर करने की जरूरत है, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कराची की परसेप्शन को ठीक करने के लिए जो हमारी राय है, अगर हम इस तरह का स्टेटमेंट दे देंगे नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कि जी कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत खराब है, स्ट्रीट क्राइम इज अ प्रॉब्लम, यस वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट, बट मेजर कोई क्राइम इस वक्त कराची शहर में आपको होते हुए नजर नहीं आता। और मैं समझती हूँ 10 साल के मुकाबले में अगर आज कंपेयर करते हैं, सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड ट्रेमेंडसली। आई वुड वांट दिस इशू टू बी इम्प्रूव फर्दर ताकि जो स्ट्रीट क्राइम का प्रॉब्लम है उसको भी हम रिजॉल्व कर सकें। मुर्तज़ा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। और हम ढूंढ के वो खबरें, अच्छी वाली खबरें, आपको पता है हमारा काम ही है कि हम ढूंढते हैं कि हमें जब बेहतरी कोई नज़र आती है तो वी मेक श्योर वी हाईलाइट दैट। और ऑब्वियसली जहाँ ज़रा कमी पेशी रह जाती है वी डू दैट टू, बिकॉज वी वांट कि उस पर बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए। हेंस वी पिक दोज थिंग्स अप। दैट इज इट फॉर टुडे। वी हैव द एंटायर वीक अहेड ऑफ अस और कल मिलेंगे इंशाल्लाह। You're going to see it tomorrow, inshallah. Bye.